हेलो मेडिकोज। आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पदार्थ विज्ञान को समझ रहे थे, जिसमें से हमने 2 अध्याय समझ लिया है, जिसमें प्रथम अध्याय आयुर्वेद निरूपण और द्वितीय अध्याय आयुर्वेद दर्शन निरूपण को समझा है। आज से हम लोग तृतीय अध्याय की शुरुआत करेंगे, द्रव्य विज्ञानियम। द्रव्य विज्ञानियम की अगर बात की जाए तो द्रव्य विज्ञानियम में कुल 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है द्रव्य के लक्षण, संख्या और भेद। दूसरा टॉपिक है पंच महाभूत सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे तैत्तिरीयोपनिषद, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, शंकराचार्य, चरक और सुश्रुत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस बात को समझेंगे दूसरे टॉपिक में। ठीक है, जिसमें और भी हम पढ़ेंगे प्रतीक भूत के लक्षण और गुण, यानी जो पंच महाभूत हैं उनके लक्षण क्या हैं और उनके गुण क्या हैं, इस बात को भी हम समझेंगे दूसरे ही टॉपिक में। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे काल के बारे में। काल में हम व्युत्पत्ति, लक्षण, भेद तथा काल का आयुर्वेद में महत्व क्या है, इस बात को समझेंगे। और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे दिक् यानी दिशा के बारे में, और दिशा के लक्षण क्या है, भेद क्या है, आयुर्वेद में दिशा का क्या महत्व है, इस बात को समझेंगे। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे आत्मा, जिसमें आत्मा के लक्षण, भेद, अधिष्ठान, गुण, चरक के अनुसार आत्मा के लिंग यानी आत्मा के लक्षण क्या है चरक के अनुसार, ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, आत्मना ज्ञानस्य प्रवृत्ति। ठीक है, इस बात को समझेंगे पांचवें टॉपिक के अंतर्गत। और छठे टॉपिक में पढ़ेंगे आयुर्वेद के अनुसार पुरुष। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अतिवाहिक पुरुष, सूक्ष्म पुरुष, राशि पुरुष, चिकित्सा पुरुष और कर्म पुरुष और षड धातु आत्मक पुरुष। सातवां टॉपिक पढ़ेंगे मन, जिसमें मन के लक्षण, पर्याय, गुण, अर्थ, कार्य, उभय आत्मक मन और व्याधियों का अधिष्ठान मन और मन का पंचभूत आत्मकत्वम, इस बात को समझेंगे हम सातवें टॉपिक मन के अंतर्गत। आठवां टॉपिक पढ़ेंगे देह की प्रकृति और मानस प्रकृति में पंच महाभूत एवं त्रिगुण की भूमिका, यानी जो देह प्रकृति है और मानस प्रकृति है, इसमें पंच महाभूत और 3 गुण जो हैं वो कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, इस बात को समझेंगे 8वें टॉपिक के अंतर्गत। और 9th नंबर पे टॉपिक पढ़ेंगे दशम द्रव्य के रूप में तम, यानी जो तम है वो आखिर 10वां द्रव्य कैसे है, इस बात को समझेंगे हम 9वें टॉपिक के अंतर्गत। और 10वां टॉपिक पढ़ेंगे उपरोक्त द्रव्य विज्ञानियम, यानी जो हमने ऊपर जितने भी द्रव्य विज्ञानियम में द्रव्य पढ़े हैं उनका आयुर्वेद में प्रायोगिक महत्व क्या है, इस बात को समझेंगे हम 10वें टॉपिक के अंतर्गत। पदार्थ विज्ञान का तीसरा चैप्टर, ठीक है, द्रव्य विज्ञानी पूरे पदार्थ विज्ञान का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें 10 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें धीरे धीरे करके हम लेक्चर को पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को, थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में। आज से हम लोग प्रथम टॉपिक की शुरुआत करेंगे द्रव्य के लक्षण, संख्या और भेद को, जिसमें द्रव्य की व्युत्पत्ति की अगर बात करें तो यह शब्द द्रुगतो धातु में यत प्रत्यय करने से द्रव्य शब्द बनता है, यानी जो द्रुगतो धातु है, ठीक है, उसमें जब यत प्रत्यय जोड़ा जाता है तब द्रव्य शब्द बनता है। और दूसरे बात करें द्रव्य की निरुक्ति के बारे में तो द्रवति गच्छति परिणाम अभिक्षणम इति द्रव्यम। ठीक है, जिससे परिणाम का ज्ञान हो तथा जो परिणाम को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। परिणाम का ज्ञान होना यानी कोई पदार्थ है जिसका कुछ ना कुछ परिणाम है। ठीक है, परिणाम का मतलब मात्रा है उसकी, कुछ ना कुछ उसका हमें ज्ञान हो रहा है उस मात्रा का, और उस परिणाम को प्राप्त हुआ है वो पदार्थ, तब हम उसे कहेंगे वो द्रव्य है। द्रव्य के लक्षण की अगर हम बात करें, यानी द्रव्य किन किन लक्षणों को दिखाता है, तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, यानी जिसमें कर्म गुण समवाय संबंध से आश्रित हों, यानी कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अपने कर्म हैं और उसके कुछ गुण हैं, और वो कर्म और गुण उस पदार्थ में समवाय संबंध से आश्रित हैं। समवाय संबंध से आश्रित होने का मतलब है ऐसा संबंध है उनके बीच में उन कर्म और गुणों का कि वो पदार्थ से अलग हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो, और जो उसके कार्य द्रव्य हैं यानी उस पदार्थ जिससे जिनकी उत्पत्ति हो रही है उसमें भी वो समवायी कारण है,
उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, समवायी कारण उसे कहते हैं जो नित्य या अपृथक भाव संबंध से कार्य का घटक होता है। अपृथक भाव से यानी उसको पृथक नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग कहते हैं समवायी संबंध। समवायी संबंध को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे चीनी का गुण होता है मीठापन। अब चीनी के मीठेपन को हम चीनी से अलग नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह के संबंध को हम लोग कहते हैं समवाय संबंध। जिसको अलग ना किया जा सके वो कहलाता है समवाय संबंध। अब किसी पदार्थ में अगर कर्म और गुण उसी समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं उस पदार्थ से, तब हम उस पदार्थ को कहेंगे कि ये द्रव्य का लक्षण है, ये द्रव्य है। ठीक है, दूसरा लक्षण है रसादि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। यानी जिन रसादि नाम पंचानाम यानी रस के जो 5 पदार्थ होते हैं, वो 5 पदार्थ रस, गुण, वीर्य और विपाक तथा कर्म। ठीक है, ये 5 चीज़ें जब किसी पदार्थ में आश्रयभूत होती हैं, समवाय संबंध से ये भी सब जुड़ी हुई हैं उस पदार्थ के साथ में, तब हम उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक, अगला है लक्षण क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। जिसमें क्रिया यानी कार्य और गुण समवाय संबंध से आश्रित हो, उसे हम लोग कहेंगे द्रव्य है। ये वैशेषिक दर्शन ने कहा है। और गुण कर्मश्च समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ये चरक ने कहा है कि जो गुण और कर्म का आश्रय हो, यानी जिसमें गुण और कर्म आश्रय हो, जिस पदार्थ में समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। ये तो हो गई द्रव्य की डिफिनेशन और द्रव्य के लक्षण के बारे में। अब हम समझेंगे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य की संख्या कितनी है। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कारण द्रव्य जो मूल द्रव्य होते हैं, ठीक है, और दूसरा कार्य द्रव्य जो असंख्य है। अभी जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे तो यहीं पे हमने टॉपिक को ख़त्म किया था कि द्रव्य 2 तरह के हैं, एक कारण द्रव्य और दूसरा कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य जिनसे उत्पत्ति हो किसी चीज़ की, वो कहलाते हैं कारण द्रव्य, और जो उत्पन्न होता है वो कहलाता है कार्य द्रव्य। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। भी कारण द्रव्य क्या होते हैं? सृष्टि के मौलिक तत्व जिसके द्वारा सभी कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें कारण द्रव्य कहा जाता है। कारण द्रव्य अधिकांशतः नित्य होते हैं, यानी उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। केवल वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी ये परमाणु रूप में नित्य हैं तथा कार्य रूप में अनित्य होते हैं। इस बात को हम लास्ट लेक्चर में भी समझाए हैं कैसे। ठीक है, कारण द्रव्यों की संख्या 9 है। वही चीज़ें, वही ट्रिक याद करना है। पंचमहाभूत AMD के 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, तेज, ठीक, और आकाश, और आत्मा, मन, दिशा और काल। ये 9 द्रव्य मिलके बनते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य यानी इन 9 चीज़ों से मिलके बना होता है कोई पदार्थ। ठीक है, और कार्य द्रव्य क्या होते हैं? पृथ्वी आदि 9 कारण द्रव्यों से, यानी पंचमहाभूत और AMDK से जो ये 9 कारण द्रव्य हो गए, और इनसे जो बने अनंत द्रव्य कार्य द्रव्य कहलाते हैं। इनसे जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब कहलाएगा कार्य द्रव्य। जैसे पंचमहाभूत से मिलके बना है घट, पट, हाथ, पैर, आंवला, लकड़ी, कोयला, जितने भी नाम ले लेंगे वो सब कहलाएंगे हमारे कार्य द्रव्य, क्योंकि वो पंचमहाभूत और AMDK से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य होते हैं अनित्य। अनित्य इसलिए क्योंकि ये पंचमहाभूत या आत्मा, मन, दिशा और काल से मिल के बना है, और जब ये नष्ट होगा तो ये सब पंचमहाभूत अपना अलग हो जाएंगे, आत्मा, मन, दिशा, काल जो भी है वो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसलिए ये हो जाए हमारे अनित्य द्रव्य, मतलब अनित्य द्रव्य होते हैं ये। ठीक है, सर्व द्रव्यम इति कार्य द्रव्यम, यानी जितने भी द्रव्य हैं इस संसार में वो सब किसी न किसी के कार्य द्रव्य हैं। सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं। इस प्रकरण के स्पष्टीकरण में चक्रपाणि ने कहा कि सभी द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं कार्य द्रव्य कहलाते हैं। कार्य द्रव्यों की संख्या अनंत है। ठीक है, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं कार्य द्रव्य। हम जो भी नाम लेंगे वो कार्य द्रव्य ही होगा। सिर्फ पंचमहाभूत और AMDK यानी आत्मा, मन, दिशा और काल, इनको छोड़ दिया जाए
तो जितना भी द्रव्य है इस पृथ्वी पर वो सब कार्य द्रव्य है। ठीक है। कार्य द्रव्यों की संख्या अनंत होने से अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें वर्गों में विभक्त किया गया है। जो कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हुई है, अब उन द्रव्यों को हम क्योंकि अनंत कह दिया तो अनंत को हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उनको डिवीज़न कर दिया गया। कैसे हम उसको अध्ययन में शामिल करें, उन अनंत चीज़ों को हम कैसे पढ़ें, तो उसके आधार पे कार्य द्रव्यों का विभाग किया गया है, जिसमें कार्य द्रव्य दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो चेतन, जिसमें स इंद्रिय होगा, यानी उसमें चेतना होगी। ठीक है। और दूसरा अचेतन, जिस निरिंद्रिय, जिसमें मतलब कि चेतना नहीं होगी, उसमें इंद्रिय भाग नहीं ले रही हैं। क्योंकि चेतना का आभास किससे होता है, वो हमें इंद्रियों के द्वारा पता चलता है चेतना। ठीक है। तो जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन द्रव्य, और जिसमें इंद्रियां नहीं हैं वो अचेतन द्रव्य। बस यही दो तरह के होते हैं कार्य द्रव्य। ठीक है। एक चेतन द्रव्य, एक अचेतन द्रव्य। ठीक। अब चेतन द्रव्य भी दो पार्ट होते हैं। एक तो ऐसा चेतन जो केवल अंदर से है, अंतः चेतन है। ठीक। जैसे पेड़ पौधों में हम देखते हैं तो वो कहलाता है अंतस चेतन। औद्भिद को यहाँ पे प्लांट से रिलेट कर सकते हो, प्लांट ही है ही। ठीक है। और दूसरा होता है बाह्य अभ्यंतर चेतन, यानी जो बाहर से भी चेतना है जिसके अंदर, और अंदर से भी चेतना है, तो हम उसको कहेंगे बाह्य अभ्यंतर चेतन। और ऐसा कौन होता है, जांगम। जांगम यानी एनिमल ओरिजिन जितनी भी हैं वो सब कहलाते हैं जांगम। ठीक है। जांगम में कौन आएगा, जरायुज, यानी जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जरायुज। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज, जो पृथ्वी से निकलते हैं, उनको हम लोग उद्भिज कहते हैं। ये सब एनिमल प्रोडक्ट हैं, और ये आते हैं अंतः और बाह्य चेतन के अंतर्गत। ठीक है। और अंतः चेतन के अंदर जितना भी प्लांट ओरिजिन है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध, ये कहलाते हैं हमारे अंतः और बाह्य चेतन, मतलब अंतः चेतन कहलाते हैं। अंतः और बाह्य चेतन के अंतर्गत जांगम, और अंतः चेतन के अंतर्गत औद्भिद आते हैं। ठीक है। और जिनमें चेतना नहीं है वो कहलाते हैं भौम। भौम यानी पृथ्वी के द्रव्य, जैसे प्राकृत और कृत्रिम, दो तरह के हैं भौम। प्राकृत में आ जाता है खनिज, लोहा, स्वर्ण, अभ्रक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं प्राकृत के अंदर, जिसमें मतलब इंद्रियां पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इंद्रियां नहीं होती हैं, वो अचेतन है, इसी वजह से इनमें चेतना भी नहीं है। और दूसरा कृत्रिम, जो प्लास्टिक वगैरह है, ये सब चीज़ें ये आ जाते हैं कृत्रिम के अंदर। अब इस चार्ट को याद कर लेना, तो आगे जितना भी ये डिटेलिंग की गई है तुम इस चार्ट के थ्रू लिख पाओगे जल्दी जल्दी एग्जाम के टाइम में। सबसे पहले लिखना कार्यद्रव्य। कार्यद्रव्य दो तरह के, एक तो चेतन जिसमें चेतना है, और एक अचेतन जिसमें चेतना नहीं है। चेतन वाले द्रव्य भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसा जिसमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों में चेतना हो, वो कहलाते हैं जांगम। और जिनमें केवल अंदर से चेतना हो, अंतस चेतन हो, उन्हें कहलाएंगे औद्भिद। बाह्य अभ्यंतर चेतन में जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद आ जाते हैं। और अंतस चेतन के अंदर वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध आ जाते हैं। ठीक है। और अचेतन द्रव्य जिनमें निरिंद्रिय हैं, वो भौम हैं। वो दो तरह के हैं, एक प्राकृत है यानी प्रकृति के हैं, और दूसरे कृत्रिम यानी मैन मेड है। तो प्रकृति के अंदर खनिज, लोहा, अभ्रक, स्वर्ण आ जाता है, जबकि कृत्रिम के अंतर्गत प्लास्टिक आ जाता है। इस चार्ट को अगर याद कर लोगे तो अभी आगे की चीज़ें लिख पाओगे जल्दी जल्दी। द्रव्य के प्रकार व वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे, चेतन अचेतन के अनुसार कितने प्रकार के द्रव्य हैं। अगर चेतन अचेतन के अनुसार बात करें तो दो ही तरह के हैं, एक तो चेतन जिसमें चेतना होगी, और दूसरा अचेतन जिसमें चेतना नहीं होगी। से इंद्रिय चेतनम, जिसमें इंद्रियां पार्टिसिपेट करेंगी वो चेतना चेतन द्रव्य कहलाएंगे। और निरिंद्रियम अचेतनम, ठीक है, जिसमें इंद्रियां पार्टिसिपेट नहीं करेंगी वो अचेतन द्रव्य कहलाएंगे। चेतन द्रव्य, इंद्रिय युक्त द्रव्यों को चेतन द्रव्य कहा जाता है। इनमें जीवन का लक्षण चैतन्य पाया जाता है। चैतन्यता आत्मा का गुण है, यानी जो चेतना होती है वो किसका गुण है, वो आत्मा का गुण है। यानी जिस द्रव्य के में चेतना है, ठीक है, जिस तो वो उसके अंदर यानी कि आत्मा वास कर रही है। ठीक। और अचेतन द्रव्य, इंद्रिय रहित द्रव्य को अचेतन कहा जाता है, जिसमें इंद्रियां पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, इंद्रियां हैं ही नहीं, उन ऐसे द्रव्यों को हम लोग कहेंगे अचेतन द्रव्य।
चेतन द्रव्य पुनः दो उपवर्गों में विभक्त हो जाता है। एक तो अंतश्चेतन यानी जिसमें केवल इंटरनली चेतना है, ठीक है, और दूसरा बाह्य अभ्यंतर चेतन जिसमें बाहर से भी चेतना है और अंदर से भी चेतना है। अंतश्चेतन में स्थावर आ जाते हैं, यानी जो एक जगह पे रुके हुए हैं उनको कहते हैं हम लोग स्थावर। अंतश्चेतन उन्हें कहते हैं जिनमें भीतर से ज्ञान शक्ति सुख दुख का अनुभव होता है, ठीक है, परंतु वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कुछ द्रव्यों में अंतश्चेतन प्रत्यक्ष देखी जा सकती है, जैसे लाजवंती को स्पर्श, लाजवंती होती है तुम्हारी, क्या नाम है उसका, जिसको टच मी नॉट बोलते हैं, ठीक है, लाजवंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाती है, जिससे उसमें स्पर्श ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। दूसरा सूर्य भक्त यानी सूर्यमुखी, सूर्य के साथ साथ घूमती हुई दृष्टिगोचर होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेतना है अंदर से, तभी तो वो सूर्य के साथ घूम रही है ना, ठीक। ये हो गया अंतश्चेतन के एग्जाम्पल। अंतश्चेतन द्रव्य निम्नलिखित 4 भेद हैं, ठीक है, 4 प्रकार के अंतश्चेतन, जिसमें वनस्पति हो गया। वनस्पति जिसके पुष्प कणिकाओं के द्वारा ढके रहते हैं, यानी जो इसके पुष्प हैं वो हमको बाहर से नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वो कणिकाओं के द्वारा ढके हुए हैं, उन्हें वनस्पति कहा गया है। ढके होने के कारण पुष्प दिखाई नहीं देता है, फल स्पष्ट होता है, ठीक है, जब इसमें फल आएगा तब हमें स्पष्ट होगा फल, लेकिन पुष्प में दिखाई नहीं देंगे। इसका एग्जाम्पल है वट और गूलर, ठीक है, इसमें हमें केवल फल दिखाई देता है। और ऐसे पदार्थ जिसमें फल दिखाई दे और पुष्प ना दिखाई दे उसको हम लोग कहेंगे वनस्पति, ठीक है। अगला है वानस्पत्य, देखो इतना बड़ा नाम, वानस्पत्य। वानस्पत्य यानी वानस्पत्य में पुष्प और फल दोनों दिखाई देंगे, ठीक है, और वनस्पति इसमें केवल फल दिखाई देगा, पुष्प नहीं दिखाई देगा। जिसमें पुष्प और फल दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें वानस्पत्य कहा जाता है, जैसे आम और जामुन, ठीक। अगला है औषध। औषध क्या होती है? फल पकने पर जो नष्ट हो जाए उसे औषध कहते हैं, यानी ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें केवल एक सीज़न के लिए होते हैं, एक सीज़न में वो आते हैं, पुष्प होता है, फल देते हैं और फल देने के बाद वो नष्ट हो जाएं, उनको हम लोग कहेंगे औषध हैं ये, ठीक। और विरुद्ध क्या होते हैं? औषध का एग्जांपल है जौ और गेहूँ, ठीक है, गेहूँ को देखा होगा आपने, एक ही फसल में तैयार हो जाता है उसके बाद नष्ट हो जाता है, ठीक है। विरुद्ध क्या होता है? लताओं अथवा गुल्म को विरुद्ध कहते हैं, यानी जिनमें लताएं हैं या गुल्म है उनको हम लोग कहेंगे विरुद्ध। जैसे गुड़ची की लता होती है ना, पेड़ पे लिपटती हुई चली जाती है, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं विरुद्ध। अब बाह्य अभ्यंतर चेतन की अगर बात करें, बाह्य अभ्यंतर चेतन की अगर बात करते हैं तो जिन द्रव्यों में चेतना जीवन बाह्य और तथा अभ्यंतर दोनों रूपों में दिखाई देता है उसे बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। पहला है जरायुज। जरायुज गर्भाशय से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं, जैसे उदाहरण इसका पशु और मनुष्य, ठीक है, पशु और मनुष्य क्या होता है? गर्भाशय से जन्म लेता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे जरायुज है ये। दूसरा है अंडज। अंडज की अगर बात करें तो जिनकी उत्पत्ति अंडे के द्वारा होती है उन्हें कहते हैं हम लोग अंडज, जैसे पक्षी और सर्प, ठीक। तीसरा है स्वेदज। स्वेद के द्वारा उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहा जाता है। अब ये मत पूछना कि स्वेद से कैसे उत्पन्न होता है, ये नहीं पता है हमको स्वेद से कैसे उत्पन्न, बस इसमें लिखा हुआ है तो हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही आयुर्वेद में, और तुमको भी यही पढ़ना है और यही लिख के आना है। अपना दिमाग लगा के इसको गलत ना करके आना कि स्वेद से नहीं उत्पन्न होता है ना। जो लिखा है वो याद करो, क्योंकि यही चरक मैंने भी लिखा है। स्वेद के द्वारा उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहा जाता है, जैसे कृमि और कीट। और उद्भिज। उद्भिज क्या होते हैं? पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को उद्भिज कहते हैं, जैसे इंद्रगोप, ठीक है, ये पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं अचेतन द्रव्य। अचेतन द्रव्य क्या होते हैं? अचेतन द्रव्य उन्हें कहते हैं जिनमें इंद्रियां रहित द्रव्य को अचेतन, मतलब इंद्रियां नहीं होती हैं जिसमें, उनको हम लोग कहते हैं अचेतन द्रव्य। इन्हें निर्जीव या मृत भी कहते हैं क्योंकि इनमें चैतन्य नहीं होता है। जैसे भौम द्रव्य के नाम से भी अचेतन द्रव्य को जाना जाता है, यानी जितने भी
पृथ्वी से प्राप्त हुई चीज़ें हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब चीज़ें अचेतन कहलाती हैं। पृथ्वी को खोद कर जो अचेतन द्रव्य प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज द्रव्य कहा जाता है, तथा जो द्रव्य मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम द्रव्य कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक। ठीक, ये तो हो गई चेतन और अचेतन के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण हम पढ़ने वाले योनि भेद से। योनि भेद मतलब हो गया जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पे द्रव्य कितने प्रकार के हैं। तो जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वो 3 प्रकार के हैं, या तो वो जांगम है यानी एनिमल ओरिजिन है, या तो औद्भिद हैं यानी प्लांट ओरिजिन है, और या फिर भौम यानी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। या तो ये एनिमल से उत्पन्न हुए हैं, या प्लांट से उत्पन्न हुए हैं, या यानी अर्थ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, 3 तरह से उत्पन्न होते हैं। ये है योनि भेद से। और अभी जो हमने पढ़ा वो चेतन और अचेतन भेद से था। ठीक, कन्फ्यूज़न ना करना, क्योंकि वही चीज़ें आएंगी फिर से भी। क्योंकि जांगम देखो वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है। जांगम क्या होता है? इन्हें जानतो द्रव्य भी कहते हैं। ये जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, घृत, रक्त, वसा इत्यादि। ठीक है, तो ये जांगम द्रव्य हो गए। और दूसरा है औद्भिद या वानस्पतिक द्रव्य। जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलते हैं औद्भिद द्रव्य कहते हैं, जैसे गोधूम, आंवला। गोधूम मतलब गेहूँ, और आंवला ठीक ये मतलब कि वनस्पति हैं यानी प्लांट जो पृथ्वी से बाहर निकले हुए हैं। ठीक, और ये भौम अपार्थिव द्रव्य जो होते पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी से निकले हैं, ये पृथ्वी में पाए जाते हैं। यही अंतर है दोनों में। जो द्रव्य भूमि से प्राप्त होते हैं उन्हें भौम कहते हैं, जैसे पारद मतलब लेड, गंधक यानी सल्फर, धातुएं जितनी भी हैं वो सब हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। ठीक, ये पृथ्वी से बाहर निकले हुए हैं। दोनों में अंतर है यही चीज़। भौम और औद्भिद में अंतर यह है कि भौम द्रव्य पृथ्वी के आंतरिक सतह से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, यानी जो भौम द्रव्य हैं वो पृथ्वी को खोद के निकाले जाएंगे, आंतरिक सतह से प्राप्त किए जाएंगे, तथा औद्भिद द्रव्य पृथ्वी के बाहरी सतह से उगते हैं। तीसरा है प्रयोग भेद से द्रव्यों के प्रकार। अब प्रयोग के आधार पर इनके भी 2 प्रकार के होते हैं। हम कोई भी द्रव्य अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 2 तरह से प्रयोग करते हैं, या तो हम औषधि रूप में उसको ले रहे हैं, या तो आहार के रूप में ले रहे हैं। इसी आधार पर प्रयोग भेद से 2 तरह के होते हैं। एक औषध द्रव्य, इनके सेवन से शरीर में शीत, उष्ण आदि गुणों की प्रवृत्ति या वृद्धि होती है। यानी हम औषधियाँ लेंगे तो हो सकता है उसे शीत गुण बढ़े, उष्ण गुण बढ़े, जितने भी गुण हैं वो उनकी वृद्धि होगी या तो क्षय होगा। ठीक है, या औषधि रूप में ली जाती हैं, जैसे हरितकी हो गया, पिपल्ली हो गया इत्यादि। ये द्रव्य जो होते हैं वीर्य प्रधान होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। औषधि जितने भी होती हैं वो वीर्य प्रधान होती है, जबकि आहार रस प्रधान होता है। ठीक, आहार के द्वारा हमें रस की प्राप्ति होती है, जबकि औषध के द्वारा वीर्य की प्राप्ति होती है। आहार द्रव्य की अगर बात करें, ये द्रव्य रस प्रदान होने से धातुओं का पोषण करते हैं। जितनी भी 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, उनका पोषण कौन करेगा? रस करेगा। इसे आधार के रूप में नियमित सेवन किया जाता है, जैसे गोधूम यानी गेहूँ। ठीक, चौथा भेद है जो रस भेद से द्रव्यों के प्रकार हैं। यानी रस जो 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, उसके आधार पे रस 6 प्रकार के होते हैं। जैसे मधुर स्कंद में आ जाते हैं जो मधुर लगेंगे खाने में, जैसे काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा। ठीक, अम्ल स्कंद में जो अम्लीय लगेंगे, आंवला हो गया, दाड़िम हो गया, दाड़िम मतलब अनार का पित्त हो गया। ठीक, और लवण स्कंद में जित सारे लवण आ जाएंगे। इसमें क्षारों का भी समावेश किया गया है, क्योंकि क्षार भी हमें लवणीय लगते हैं, है ना। कटु स्कंद, कटु में कड़वे कटु जो होंगे वो आ जाएंगे, जैसे पंचकोल, त्रिकटु, पिपल्ली। ठीक, और तिक्त स्कंद में जो तिक्त लगेंगे, जैसे नींबू, चंदन, हरिद्रा, गुड़ची। और कसाय स्कंद में जो कसाय करसैला लगेगा, जैसे धात की पुष्प, अशोक, पिबतकी। ठीक, इस तरह से ये द्रव्यों के भेद हो गए। अब अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।